हेलो बच्चों, स्वागत है आपका विद्या आराधना एकेडमी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए थे पिछले 5 साल में वेव्स चैप्टर के। और इसी वीडियो में हम लोगों का डिस्कशन वेव्स ऑन स्ट्रिंग, जो कि अलग चैप्टर के तरह से कई बुक्स में लिखा हुआ रहता है, और साथ में साउंड वेव्स, ठीक, दोनों को ही क्लब करके एक साथ वेव्स चैप्टर नाम से कितने क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए थे, इस पर हम लोगों का डिस्कशन रहेगा। अब ध्यान से सुनो, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पूरे वेव्स चैप्टर से, जो क्वेश्चन को पूछा जाता है, वेव्स में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो बेसिकली ओपन ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप और डॉपलर इफेक्ट और बीट्स से। ठीक, ऐसा नहीं कि मैं पूरे चैप्टर को कवर कर दिया, चैप्टर में तो बहुत सारी चीजें हैं। स्पीड ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग, स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन डिवाइडेड बाय म्यू वाला फॉर्मूला, उसके अलावा फिर स्टैंडिंग वेव्स ऑन स्ट्रिंग, ठीक है। लेकिन जो सवाल पूछा जा रहा है बार बार वो ओपन ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, मतलब ऑर्गन पाइप्स के रेजोनेंस से, और साथ में फिर उसके अलावा डॉपलर इफेक्ट और बीट्स। पिछले 5 साल में लगातार इन्हीं 2 टॉपिक्स पर सवाल पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन जो पूछा गया था वो थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड था, लेकिन उसके अलावा सारे क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट बात, वेव्स चैप्टर बच्चे जनरली छोड़ के चले जाते हैं। ठीक, वेव्स चैप्टर जनरली बच्चे छोड़ के चले जाते हैं कि समझ में नहीं आ रहा है, जबकि वेव्स में एक लिमिटेड नंबर ऑफ इक्वेशंस हैं जिनको अगर आप याद रख लो बस, तो उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करके आप बहुत सारे बच्चों से आगे निकल सकते हो। ठीक, वेव चैप्टर में यही सबसे बड़ी स्पेशलिटी है, बहुत सारे बच्चे इसे छोड़ के जाते हैं। तो अगर आपको बाकी सारे बच्चों से आगे निकलना है तो वेव्स चैप्टर को पकड़ो, इसके सारे इक्वेशंस और ऑर्गन पाइप का सारा एनालिसिस, उसके अलावा फिर डॉपलर्स इफेक्ट और बीट्स, इस पर पूरा फोकस के साथ तैयार किए रहो इस वेव चैप्टर को। इतनी बातों के साथ मैं शुरू करता हूं क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन करना। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों हम लोगों के पास, अ ट्यूनिंग फॉर्क विद फ्रीक्वेंसी 800 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी 800 हर्ट्ज, सबसे पहली बात, फ्रीक्वेंसी 800 हर्ट्ज प्रोड्यूसेस रेजोनेंस इन अ रेजोनेंस कॉलम ट्यूब। देखो रेजोनेंस कॉलम ट्यूब आया ना, विद अपर एंड ओपन। यही होता है ये रेजोनेंस कॉलम ट्यूब से स्पीड ऑफ साउंड पता करने का जो एक्सपेरिमेंट है, उसमें नीचे वाला जो सरफेस रहता है उसे क्लोज्ड यानी कि वाटर के लेवल में रखा जाता है, और अपर वाला जो एंड रहता है वो ओपन रहता है। तो ये यहां पर क्लियरली मेंशन्ड भी है कि लोअर एंड क्लोज्ड बाय वाटर सरफेस। परफेक्ट। सक्सेसिव रेजोनेंसेस आर ऑब्टेन्ड एट दिस एंड दिस। तो जो सक्सेसिव रेजोनेंसेस ऑब्टेन किए जाते हैं, ये आपको बस याद रखना है कि जो सक्सेसिव रेजोनेंस ऑब्टेन किए जाते हैं रेजोनेंस कॉलम ट्यूब से, एक एक्सपेरिमेंट है जिससे कि स्पीड ऑफ साउंड पता करते हैं। उस एक्सपेरिमेंट में रेजोनेंस कॉलम ट्यूब से जो सक्सेसिव लेंथ्स ऑब्टेन होते हैं, उनका जो लगातार होने वाला डिफरेंस होता है, यानी कि 31.25 देख लो सेंटीमीटर्स में, माइनस 9.75 देख लो सेंटीमीटर्स में, ये दरअसल वेवलेंथ ऑफ साउंड डिवाइडेड बाय 2 के बराबर होता है। कैसे होता है बराबर, थोड़ा सा इक्वेशंस में जाएंगे समझ में आ जाएगा, लेकिन ये इसके बराबर होता है। फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि आप 9.75 31.25 लिए हो, या फिर उसके नेक्स्ट वाले यानी कि 52.75 31.25 लिए हो, उनमें भी डिफरेंस देखोगे तो उतना ही आना चाहिए। कोई भी 2 सक्सेसिव रेजोनेंस वाले लेंथ के लिए करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ का इक्वेशन बनता है वो ऐसा ही बनता है, लैम्डा बाई 2 के ही बराबर रहेगा सक्सेसिव लेंथ्स का डिफरेंस। इसको सब्ट्रैक्ट किए जाने पर कितना आएगा, 21 कितना, देखो जरा, इसको मैं मान लेता हूं कि 10 है अगर लिखा हुआ, तो 10 इसमें पूरी तरह से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मुझे मिलना चाहिए 21.25। 21.25 से थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा, 21.50 सेंटीमीटर मस्ट बी इक्वल टू लैम्डा बाई 2। तो लैम्डा का वैल्यू इसका जस्ट डबल। लैम्डा का फाइनली हमारे पास आंसर निकल के आया 42 और 43 सेंटीमीटर्स का लैम्डा का वैल्यू आ गया।
और सवाल में फ्रीक्वेंसी पहले से लिखा हुआ था, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है 800 हर्ट्ज। पता क्या करना है? पता हमें करने के लिए कहा गया स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड पता करने के लिए आप इसे डेसिमल में लिखते हो, ऐसा यूनिट में लिखते हो कहने का मतलब, और उसके बाद फिर ये मीटर में बन गया ना, उसके बाद फिर आपस में मल्टीप्लाई करिए, आंसर निकल के आया हमारे पास। स्पीड ऑफ साउंड इज एक्चुअली इक्वल टू, डेसिमल दोनों हट गया और उसके बाद 8 से मल्टीप्लाई करना है 43 को, केवल 4 यहां पर, 2 कैरी, 344, यही ना, 344 मीटर पर सेकेंड। कहने के लिए केवल कि ये बहुत सिंपल सा इक्वेशन है, तुरंत आंसर आ गया, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ आप तभी कर पाओगे जब आप 100% कॉन्फिडेंट रहोगे इस प्रोसेस के लिए। नहीं तो आप देखते रह जाओगे क्वेश्चन को, समय बीतते चला जाएगा और आपसे क्वेश्चन हिलेगा भी नहीं। ठीक, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट प्रोसेस क्या है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ट्यूनिंग फॉर्क प्रोड्यूसेस रेजोनेंस। अगेन ट्यूनिंग फॉर्क produces resonance, air column, tube, variable piston. ठीक, at room temperature of 27 degree centigrade, 2 successive resonances are produced at 20 centimeter and 73 centimeter. देखे मैं क्या बोला था। सिमिलर तरह के क्वेश्चंस लगातार पूछे जा रहे हैं वेव चैप्टर में, बावजूद इसके बच्चे नहीं करते हैं क्वेश्चन को, तो ये आपके लिए जबरदस्त मौका है। ठीक, मैं आपको क्लियरली बता भी दे रहा हूं कि वेव चैप्टर पर फोकस करो और इन्हीं सारे सेक्शंस पर फोकस करना ज्यादा। तो 20 सेंटीमीटर, 73 सेंटीमीटर कॉलम ऑफ लेंथ, λ/2 डायरेक्ट मैं लिखने जा रहा हूं इन दोनों के डिफरेंस के बराबर, जो कि है 53 सेंटीमीटर। 53 सेंटीमीटर के बाद इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क इज 320 हर्ट्ज, 2 से मल्टीप्लाई करो ना, आगे हमारे पास वेवलेंथ का वैल्यू आया 100, नहीं मीटर्स में अगर मैं लिखना चाहूं 1.06 मीटर में है ये लिखा हुआ, और फिर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू सवाल में लिखा हुआ था 320 हर्ट्ज। ठीक, 320 हर्ट्ज। अब कैसे आंसर तक पहुंचे? इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, आंसर आ जाएगा, इसमें क्या है। तो 1.06 मल्टीप्लाइड बाई 320, मैं कर देता हूं इसको प्रॉपरली सॉल्व। 320 यहां पर लिखा और 32 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, सिंपल दिखेगा। 106 मल्टीप्लाइड बाई 32 क्या बना? ठीक, 18 का 8, 1 और उसके बाद 3, इन सबको कंबाइन कर दिया, 2933 और डेसिमल का ख्याल रख लिया, तो एक 0 हटाया भी हूं। फाइनल आंसर ये आ रहा है मेरे पास मीटर पर सेकेंड, ये फाइनल आंसर आ रहा है। और कैलकुलेशन करने का मैं एक शॉर्टकट बता रहा हूं, ये जो मैं कैलकुलेशन किया ना यहां पर, इन दोनों को मल्टीप्लाई जो मैं किया हूं यहां पर, ये कैलकुलेशन करने का एक शॉर्टकट बता रहा हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है ये। शॉर्टकट ये है, जब कभी कैलकुलेशन करने का जरूरत पड़े, कैलकुलेशन को देखो मत, कर डालो। यही है कैलकुलेशन करने का शॉर्टकट। तुमको दिखा कि मल्टीप्लाई करना है, किसी चीज का 1 नैनो सेकंड का भी इंतजार मत करो, तुरंत कैलकुलेशन करो। ठीक है, और यही शॉर्टकट है कैलकुलेशन करने का, जल्दी से जल्दी आंसर तक पहुंचने का। कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। ठीक, तो हम लोगों के पास आया 339.2, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन यहां पर बी वाला ऑप्शन ही तो है। आई होप क्लियर है आपको कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन एन ओपन ऑर्गन पाइप। अगेन रेजोनेंस कॉलम का जो ट्यूब होता है, एक्सपेरिमेंट जो मैं बता रहा था अभी, वो ओपन ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप पर ही डिस्कस्ड होता है। ठीक है, तो ओपन ऑर्गन पाइप में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू थर्ड हार्मोनिक ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मैं लिख रहा हूं ओपन ऑर्गन पाइप के लिए। ओपन ऑर्गन पाइप के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है वेलोसिटी ऑफ साउंड डिवाइडेड बाय फिर 2 टाइम्स लेंथ, और ये जो लेंथ लिखा गया ये ओपन ट्यूब के लिए लेंथ है।
फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फॉर ओपन ऑर्गन पाइप, ये रहा रिजल्ट। साथ ही साथ फ्रीक्वेंसी फॉर क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, जो इस क्वेश्चन में कहा गया। मैं थर्ड हार्मोनिक की बात कर रहा हूं। थर्ड हार्मोनिक में अगर क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, थर्ड हार्मोनिक में अगर क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, तो क्या होना चाहिए फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला? तो 3 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ साउंड डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स लेंथ ऑफ द क्लोज्ड पाइप। बच्चों, ये रिजल्ट्स याद रखने पड़ेंगे आपको। अगर थर्ड हार्मोनिक के बजाय फोर्थ हार्मोनिक लिखा हुआ होता, यहां पर फोर्थ लिखता मैं, जो कि लिखा नहीं हो सकता है, क्योंकि क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में फोर्थ हार्मोनिक नाम का होता ही नहीं है कुछ, डायरेक्ट फिफ्थ हार्मोनिक आएगा, थर्ड के बाद फिफ्थ हार्मोनिक। शायद समझ रहे हो मेरी बातों को आप। ये दोनों इक्वल हैं आपस में, ठीक? सोचो कितना सिंपल क्वेश्चन है, बस किसी को ये याद रह जाए कि ये इस तरह से इक्वेशन से कनेक्टेड है। सवाल में कहा गया ये दोनों आपस में बराबर है। अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं और साथ में लेंथ ऑफ द क्लोज्ड ऑर्गन पाइप इज ऑलरेडी मेंशन्ड 20 सेंटीमीटर, क्लोज्ड का ही है ना, इफ द लेंथ ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, परफेक्ट। इस क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के लेंथ के जगह मुझे लिखने के लिए कहा गया 20 सेंटीमीटर, ठीक? तो दोनों को इक्वेट करते ही हमारे पास क्या आंसर आता है? देखो, मैं यूनिट को थोड़ी देर के लिए छोड़ करके मैं कैलकुलेशन जल्दी से कर रहा हूं। देखो, 3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 20 सेंटीमीटर में है, ये मस्ट बी इक्वल टू 1/2 टाइम्स लेंथ ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप। यही आएगा, 2 से ये थोड़ा सा कैंसिल हो जाएगा। 40 डिवाइडेड बाई 3 हमारा आंसर है, यानी कि लेंथ ऑफ ओपन पाइप मस्ट बी इक्वल टू, लेंथ ऑफ ओपन पाइप मस्ट बी इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 3, यानी 13.33। चूंकि सेंटीमीटर में कर रहे थे, इसी में आंसर आएगा। है क्या कहीं? 13.2 को मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन माना जाना चाहिए। आई होप किसी तरह का आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। मेरा यह मानना है कि 13.3 देने के बजाय आखिर क्यों 13.2 दिया गया, यहां पर एक एंड करेक्शन नाम का भी एक छोटा सा कंसेप्ट है, जिसके वजह से हल्का सा चेंज आंसर में आ सकता है। तो मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन 13.2 ही है, उसे हम लोग मार्क किए और आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, अगेन उसी रेजोनेंस पर क्वेश्चन पूछा गया, मतलब वाइब्रेटिंग एयर कॉलम पर, ओपन ऑर्गन पाइप क्लोज्ड ऑर्गन पाइप पर ही लगातार क्वेश्चंस पूछ रहे हैं वो। 2 नियरेस्ट हार्मोनिक्स फॉर ट्यूब क्लोज्ड एट वन एंड एंड ओपन एट अदर एंड। अब आपके पास क्वेश्चन सॉल्व करने का एक्सपीरियंस कितना है इसकी जानकारी तो नहीं है मुझे, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट यहां पर कि अगर कोई एक ट्यूब एक साइड से क्लोज दूसरे साइड से ओपन हो, तो उसमें एयर कॉलम जो वाइब्रेट करेगा वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अगर उसके वाइब्रेशन के लिए F0 है, तो जो नेक्स्ट वाला हार्मोनिक होगा ये खुद ही कहलाएगा फर्स्ट हार्मोनिक। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट हार्मोनिक। सेकेंड हार्मोनिक इस तरह के ट्यूब में होता ही नहीं है, डायरेक्ट थर्ड हार्मोनिक आता है, जो कि है 3 टाइम्स F0। उसके बाद नेक्स्ट वाला है 5 टाइम्स F0, ये फिफ्थ हार्मोनिक आया। उसके बाद फिर आता है 7 टाइम्स F0 एटसेट्रा। इस तरह से लगातार हार्मोनिक बढ़ते चला जाता है। क्या मतलब होता है हार्मोनिक का, कहां से इस तरह के इक्वेशंस आ रहे हैं? मैं डायरेक्ट उस रिजल्ट का यूज कर रहा हूं जिसका इस्तेमाल करने से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो F0, 3 F0, 5 F0, 7 F0, यहां पर F0 क्या है? दिस इज रिप्रेजेंटिंग एक्चुअली द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, यही रिप्रेजेंट कर रहा होता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को। अब देखो, अगर इतनी बात को कोई समझता हो तो क्वेश्चन में लिखा हुआ कि 2 लगातार आने वाले हार्मोनिक्स 220 और 260 हैं। मान लो ये और ये 220 हर्ट्ज है और 260 हर्ट्ज है, तो इन दोनों के बीच का गैप कितना है? 2 F0 का है कि नहीं? जबकि इन दोनों के बीच का गैप कितने का है? 40 हर्ट्ज का। तो इसका सीधा मतलब कि 2 F0 जरूर से बराबर है 40 हर्ट्ज के, और F0 इस कारण से बराबर बना हमारे पास 20 हर्ट्ज के।
20 हर्ट्ज हमारे लिए सही आंसर। इनफैक्ट कई सारे बुक्स में आप पाएंगे कि यही वाले क्वेश्चन का आंसर की कुछ और भी दिया हुआ है, सही भी दिया हुआ है अलग अलग बुक्स में, लेकिन कई जगह पर आप पाएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर गलत लिखा हुआ है। ठीक, तो इसके लिए भी सतर्क रहिएगा। जो नीट में फाइनली एक्सेप्टेड आंसर था वो ए ऑप्शन ही था, 20 हर्ट्ज ही। ठीक, आगे बढ़ता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गिटार है जिसके ए एंड बी ऑफ सेम मटेरियल। आप जरा सवाल को एकदम अच्छे से पढ़ लीजिए तो फिर मैं बताता हूं। एक क्वेश्चन ये जो कि बेस्ड है बीट्स पर, क्या मीनिंग होता है बीट्स का और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है ये भी समझ में आएगा अभी हमें। जस्ट सवाल में लिखा हुआ, दो स्ट्रिंग्स मेड ऑफ सेम मटेरियल स्लाइटली आउट ऑफ ट्यून। मतलब दो स्ट्रिंग्स जो हैं, मैं दोनों स्ट्रिंग्स का नाम रख दूं अगर स्ट्रिंग ए और स्ट्रिंग बी। ठीक, अच्छा, इसके बाद फिर लिखा हुआ कि उनके बीच में जब दोनों को साउंड किया जाता है एक साथ, द बीट्स प्रोड्यूस्ड इज 6 हर्ट्ज, ये लिखा हुआ है। और अगर बीट्स के बारे में थोड़ी भी जानकारी है तो ये पता होगा आपको कि दोनों के फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस जो है वो पता चल चुका है, 6 हर्ट्ज। दोनों अलग अलग स्ट्रिंग्स के वाइब्रेट करने का जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी रहा होगा, उसके वाइब्रेशन का जो फ्रीक्वेंसी रहा होगा दोनों के अलग अलग स्ट्रिंग्स के लिए, उनका डिफरेंस है 6 हर्ट्ज, क्योंकि 6 बीट्स पर सेकेंड मिल रहा है हमें। नेक्स्ट, व्हेन टेंशन इन बी इज स्लाइटली डिक्रीज, बात करता हूं इसके बारे में, द बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस टू 7 हर्ट्ज। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज 530 हर्ट्ज, ए के लिए फ्रीक्वेंसी है 530 हर्ट्ज, और बी के लिए जो कुछ भी है फ्रीक्वेंसी, बी के लिए ना जो कुछ भी है फ्रीक्वेंसी, दैट फ्रीक्वेंसी इज, सॉरी वेट करो, 530 हर्ट्ज ए के लिए फ्रीक्वेंसी, और बी के लिए जो कुछ भी होगा फ्रीक्वेंसी वो या तो 6 ज्यादा होगा या तो 6 कम होगा। दो ही ऑप्शन है, या तो 530 से ज्यादा रहा हो यानी कि 536 हर्ट्ज, 536 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी रहा हो, या फिर इससे कम रहा हो, जो कि पॉसिबिलिटी है 24 हर्ट्ज। यही दो पॉसिबल आंसर्स हैं बी के फ्रीक्वेंसी के लिए। तो 536 हो सकता है और 524 हो सकता है, इन दो में से कोई तो ऑप्शन है। अब कैसे आइडेंटिफाई करें, तो देखिए बहुत ध्यान से, व्हेन टेंशन इन बी इज स्लाइटली डिक्रीज्ड, ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी किस इक्वेशन के मुताबिक कंट्रोल्ड होता है टेंशन से, तो देखो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मानते हुए 1/2L और साइड में लिखा होता है टेंशन डिवाइडेड बाय मास पर यूनिट लेंथ फॉर दैट स्ट्रिंग। अगर टेंशन को घटाओगे तो फ्रीक्वेंसी भी घटेगा, ठीक है ना। तो सवाल में यही कहा जा रहा है कि अगर टेंशन को, बी के टेंशन को अगर घटा दिया जाए तो जो गैप है वो 7 हो जाता है, बीट फ्रीक्वेंसी 7 हो जाता है। इसका मतलब जो गैप है वो बढ़ जाता है। सोचो जरा, 536 हर्ट्ज अगर रहा होता फ्रीक्वेंसी और टेंशन को घटाए होते तो ये थोड़ा सा तो कम होता ना, 535 बनता ना, तो गैप तो घट जाता यहां पर, और 5 का बीट फ्रीक्वेंसी मिला होता अगर ये सही आंसर होता तो। फिर से सुनो मेरी बात, अगर ये सही आंसर होता 536 का, तो टेंशन घटाने पर फ्रीक्वेंसी घटती, जो गैप है वो भी घट गया होता, और बीट फ्रीक्वेंसी 6 के बजाय 5 हुआ होता, 7 नहीं होता। क्वेश्चन में तो 7 दिया है, इसका मतलब जरूर से यही आंसर है, क्योंकि इसे अगर टेंशन घटाएंगे तो फ्रीक्वेंसी घटेगी, 523 बनेगी फ्रीक्वेंसी, और जो गैप है वो गैप 7 का बनना पॉसिबल है। इसीलिए सही आंसर 524 को माना जाएगा। ये 536 भी गलत आंसर है। बीट्स का कंसेप्ट अगर समझते हो, कैलकुलेशन तो यहां पर है ही नहीं, एक सिंपल सा लॉजिक है बस। कैलकुलेशन तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है, डॉपलर्स इफेक्ट पर बेस्ड है जो ये क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। देखिए, दो कार्स हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे
और एक दूसरे के तरफ जा रहे हैं। ये है अगर कार ए, ये है अगर कार बी, तो दोनों ही कार्स एक दूसरे के तरफ ट्रेवल कर रहे हैं। पहले कार की वेलोसिटी 22 मीटर पर सेकेंड, दूसरे कार की वेलोसिटी 16.5 मीटर पर सेकेंड, इस तरह से। अब द ड्राइवर ऑफ द फर्स्ट कार, ये साउंड प्रोड्यूस किया 400 हर्ट्ज का, साउंड प्रोड्यूस्ड वाज हैविंग अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 400 हर्ट्ज। तो अगर इसने साउंड प्रोड्यूस किया तो बन गया ना यही सोर्स, और ऑब्जर्व करेगा बी वाला कार, यानी कि ये बना फिर ऑब्जर्वर। ये डायग्राम अगर बनाए रहोगे ना, गलती होने के चांसेस एकदम जीरो हो जाएंगे अगर फॉर्मूला आता है तो, ठीक है। अगर डायग्राम नहीं बनाए रहोगे तो क्लियरिटी नहीं मिल पाएगी आपको, एन वक्त पर बिल्कुल क्लियर नहीं हो पाएगा कि कौन सा वाला ऑब्जर्वर था, कौन सा वाला सोर्स था, कौन किसके तरफ जा रहा था, ये आप विजुअलाइज नहीं कर पाओगे तुरंत अगर आप डायग्राम में लिखे हुए क्वेश्चन में सारे इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट नहीं किए हुए होगे तो, ठीक है। नेक्स्ट, पता क्या करना है, फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय ड्राइवर ऑफ द सेकंड कार, उसको कितना फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला एफ डैश इक्वल्स टू एफ नॉट, जो कि है 400 हर्ट्ज, एंड देन वेलोसिटी ऑफ साउंड दिया हुआ था, हाँ 330, तो 340 है ये, 340 मीटर पर सेकेंड, और ऑब्जर्वर की वेलोसिटी न्यूमरेटर में, और चूंकि सोर्स के तरफ है इसीलिए यहां पर प्लस में रहेगा 16.5 मीटर पर सेकेंड, होल डिवाइडेड बाय फिर 340 मीटर पर सेकेंड माइनस फिर लिखा हुआ 22 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेशन करने का क्या शॉर्टकट है, अभी मैं आपको बताया, इंतजार ही मत करो आप, ठीक है। आप चीजों को सब्स्टिट्यूट करो, तुरंत से आंसर की पर पहुंच जाओगे आप। और एक क्वेश्चन को सॉल्व किए तो मान के चलना मे बी आप 10,000 रैंक आगे बढ़ रहे हो। तुरंत एक क्वेश्चन को सॉल्व किया, आप 10,000 आगे बढ़ गए डायरेक्ट। तो जरा सा भी 1 नैनो सेकेंड भी मत बिताओ, कैलकुलेशन सामने दिख रहा है उसके बाद इंतजार करने में। यही शॉर्टकट है कैलकुलेशंस को करने का। ये 356.5 डिवाइडेड बाई, सब्ट्रैक्ट कर लो 318, तो उसको डिवाइड करके डेसिमल में देखो कितना आ रहा है, 400 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक। तो आई होप आप इस तरह के क्वेश्चन को 100% कर पा रहे होंगे। मेरा पूरा समरी यही है इस डिस्कशन का, वेव्स चैप्टर को छोड़ के मत जाना, बहुत आसान चैप्टर है, और बावजूद इसके अगर आपके पास कम समय है तो आपका फोकस सिर्फ 3 कॉन्सेप्ट्स पर रहे। वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम, ठीक, मतलब क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, एटसेट्रा, सारी चीजों का फॉर्मूला, पहली चीज। दूसरी चीज बीट्स, क्योंकि बीट्स को अगर आप केवल 15 से 20 मिनट पढ़ लेते हो तो आपको 4-5 नंबर मिल जाएगा, गलतियां नहीं होगी शायद, ठीक। और बीट्स के क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं। और तीसरी चीज डॉपलर्स इफेक्ट। डॉपलर्स इफेक्ट में अगर ऑब्जर्वर सोर्स के तरफ जाएगा तो यहां प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे, ऑब्जर्वर दूर जाएगा, चाहे सोर्स अगर दूर जाएगा तो कहां पर किस तरह से प्लस माइनस चेंज होगा, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी न्यूमरेटर में, सोर्स की वेलोसिटी डिनोमिनेटर में कैसे है, ये सारे रिजल्ट को आपको बच्चों याद रखना ही होगा, ठीक है, विदाउट एनी एक्सेप्शन। तो इन 3 चीजों पर अगर आपका फोकस रहे तो आप बेहतरीन कर सकते हैं इस साल के नीट के एग्जाम में। ऑलराइट, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के डिस्कशन में। आप अच्छे से पढ़ाई करते रहें।